नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज में, जहां पर हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर। और आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है प्रोसेस स्टेट। तो अगर आप नए हैं और आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आपको ये लगेगा कि हम प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो अगर ऐसा आपको लग रहा है तो ये घोर पाप है और इसके लिए आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर्स फॉलो करना पड़ेंगे और उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर तक हमने ये बात करी थी कि हमने कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग पढ़ी, कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग से हमने कॉन्करेंसी की बात की, कॉन्करेंसी के बाद हमने देखा टास्क और टास्क के बाद हमने देखा प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। तो लास्ट लेक्चर तक हमने देख लिया था प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन और टास्क को हम प्रोसेस क्यों बोल रहे हैं, ये सब बातें हम लास्ट लेक्चर तक कर चुके थे। और आज हम बात करने वाले हैं किसकी, प्रोसेस स्टेट की। तो देखो, अगर बेसिकली इसको हम नॉर्मल टर्म्स में बात करें तो प्रोसेस एंड स्टेट अलग अलग दो चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। और अगर ऑपरेटिंग टर्म की बात करूँ तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इन दोनों को हम इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि जब भी कोई प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन करना चाहती है तो उसको नंबर ऑफ स्टेट से होकर जाना पड़ेगा। सिंपल सा फंडा बोल रहा है क्या कि जब भी कोई प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन करना चाहती है तो उसको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ स्टेट से होके जाना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखी हुई है न्यू, रेडी, रनिंग, टर्मिनेट एंड वेट एंड ब्लॉक। तो ये जो 5 स्टेट अभी लिखी हुई है, ये पांचों की पांचों स्टेट आपकी मैंडेटरी होगी। इट मीन्स ये कि इनमें से कोई एक भी स्टेट अगर नहीं होगी तो आप किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। मतलब कि ये पांचों का काम तो आपको पढ़ने ही वाला है। इसके अलावा भी हम कुछ एडिशनल स्टेप्स की बात करेंगे, वो हम आगे देखेंगे वीडियो के अंदर कि कौन सी एडिशनल स्टेट जो होती है वो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम न्यू से। तो न्यू, जैसे कि नाम से ही क्लियरली समझ में आ रहा है क्या कि न्यू, और हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रोसेस की। मतलब कि जब भी कोई नई प्रोसेस क्रिएट होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, न्यू स्टेट। इसको और अच्छे से बोलने की कोशिश करूं तो ऐसा बोल सकता हूं कि जब भी किसी प्रोसेस का पीसीबी क्रिएट होता है तो हम उसको बोलते हैं क्या, न्यू स्टेट। सर पीसीबी क्या होता है? तो पीसीबी मतलब कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। और प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक मतलब ये कि जब भी कोई प्रोसेस क्रिएट होती है तो उस प्रोसेस के करस्पॉन्डिंग सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो हमको कहाँ पर मिलती है, पीसीबी के अंदर। तो मतलब जब भी किसी प्रोसेस का पीसीबी क्रिएट होता है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, न्यू स्टेट। अब ये तो हो गई नॉर्मल टर्म्स के अंदर बात। अब हम बात कर रहे हैं प्रोग्रामिंग की। तो प्रोग्रामिंग में अगर इसको हम रिलेट करें तो ऐसा बोल सकते हैं कि जब भी कोई प्रोग्राम क्रिएट होता है, सर क्रिएट होता है इन द सेंस ये कि जब भी हम किसी प्रोग्राम को सेव करते हैं या फिर राइट करते हैं और राइट करने के बाद उसको क्या करते हैं, सेव करते हैं। तो सेव करने तक का जो काम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यू स्टेट। अभी हम रन की बात नहीं कर रहे हैं, केवल बात कर रहे हैं सेव तक की। तो जब किसी प्रोग्राम को हम सेव करते हैं तो सेव करने तक की जो बात होती है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यू स्टेट। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, हार्ड डिस्क की। तो जो न्यू स्टेट होगी वो एक तरीके से पार्ट होगा किसका, हार्ड डिस्क का। हार्ड डिस्क का मतलब ये कि आपको ध्यान रखना है कि इस हार्ड डिस्क के अंदर नंबर ऑफ प्रोग्राम्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोसेसेस हो सकती है, जैसा कि आप सभी को पता ही है। और बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको ये भी पता है कि जब भी हम कोई प्रोग्राम राइट करते हैं और राइट करने के बाद उस प्रोग्राम को हम स्टोर करते हैं, तो जब उस प्रोग्राम को स्टोर करते हैं तो उसका स्टोरेज हमेशा कहाँ पर होता है, हार्ड डिस्क के अंदर। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता है। और जब भी हम किसी प्रोग्राम को रन करना चाहते हैं तो उसका रन हमेशा कहाँ पर होगा, या एग्जीक्यूशन हमेशा कहाँ पर होगा, मेन मेमोरी के अंदर, या फिर हम बोल सकते हैं कहाँ पर, रैम के अंदर। तो ये तो हो गई बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो अब सपोज कि हमारी न्यू स्टेट है और उस न्यू स्टेट के अंदर नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं। कितने नंबर ऑफ प्रोसेस है, 100 नंबर ऑफ प्रोसेसेस है। तो ये 100 नंबर ऑफ प्रोसेस अभी आपको कहाँ पर स्टोर है, हार्ड डिस्क के अंदर, मतलब कि कहाँ पर है, न्यू स्टेट के अंदर। अब ये नंबर ऑफ प्रोसेसेस को हमने देखने के लिए तो क्रिएट नहीं किए, मतलब कहीं ना कहीं इनका हमको यूज़ करना पड़ेगा और यूज़ करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो इन नंबर ऑफ प्रोसेसेस का एग्जीक्यूशन कहाँ पर होगा, हमेशा रैम के अंदर। और रैम के अंदर भी आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं, अब ये तो मैंने 100 लिखी हुई है। अब हार्ड डिस्क के अंदर आप सोच सकते हो कि बहुत सारी प्रोसेसेस, बहुत सारे प्रोग्राम्स होंगे। अब वो सारे के सारे तो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, उनमें से कुछ प्रोग्राम्स या प्रोसेस ऐसी होगी जो उस टाइम पर एग्जीक्यूट होना चाहती है। तो हम क्या करेंगे, एक नई स्टेट बनाएंगे और इनमें से जो प्रोसेस एग्जीक्यूट होना चाहती है उन प्रोसेस को हम क्या करेंगे, वहां से फेच करके लाएंगे। तो इसलिए हमने एक नई स्टेट बनी क्या, रेडी। और रेडी को हमने कहाँ पर रखा, रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर। मतलब कि हम हार्ड डिस्क से कुछ प्रोसेसेस ऐसी होगी जिनको लेके आएंगे कहाँ, रेडी के अंदर। मतलब न्यू से लेके आएंगे कहाँ, रेडी के अंदर, और उन प्रोसेसेस को लाएंगे जो प्रोसेस एक्चुअल में एग्जीक्यूट होना चाहती है। फालतू प्रोसेसेस को नहीं लाना है, उन्हीं प्रोसेस को लाना है जो क्या चाहती है, अभी अपना एग्जीक्यूशन चाहती है। तो देखो, न्यू से प्रोसेसेस को रेडी में जो लाता है उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म शेड्यूलर।
तो शेड्यूलर की हम बात करेंगे आगे, जब ये वीडियो मेरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दूंगा शेड्यूलर के बारे में। तो अभी हमको ध्यान रखना है कि न्यू से रेडी में लाने का कौन काम करता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम क्या है भैया कि प्रोसेसेस को न्यू से कहाँ पर लेके आना, रेडी के अंदर लेके आना। और एक बात आपको और ध्यान रखना है कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम यही नहीं होता, इसका ये भी काम होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस को लेके आए। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस को न्यू से कहाँ पर लेके आना, रेडी के अंदर लेके आना। और जब हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इस टर्म को हम रिलेट कर सकते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग से। बात समझ रहे हो, मल्टी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा। मतलब वहाँ पर हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम्स को क्या करते हैं, रन करते हैं एक साथ। तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम्स को हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, कहाँ जाने के लिए, रेडी के अंदर जाने के लिए। और जब हम मल्टी प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं फिर हम बात करते हैं डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। और डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग से आपने ये समझा होगा या पढ़ा होगा थ्रेसिंग वाला कॉन्सेप्ट। तो थ्रेसिंग क्या होती है इसकी बात अभी हम यहाँ नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर भी कोई वीडियो बनाऊँ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो अभी हम यहाँ बात करें लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ने क्या किया, यहाँ से कुछ प्रोसेसेस को सिलेक्ट की ताकि ये प्रोसेस क्या हो सके, एग्जीक्यूट हो सके। अब हमने यहाँ पर सिलेक्ट की कितने नंबर ऑफ प्रोसेस, 50 नंबर ऑफ प्रोसेस। अब सर क्या सारी की सारी प्रोसेसेस एक साथ सिलेक्ट होगी यहाँ पर, तो नहीं। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी लॉन्ग टर्म शेड्यूलर न्यू से रैम के अंदर प्रोसेसेस को जब लेके आता है तो वह एक साथ नहीं लाता। मतलब वो ये चेक करता है कि सपोज P1 एग्जीक्यूट होना चाहती है, हाँ होना चाहती है, P2 एग्जीक्यूट होना चाहती है, हाँ होना चाहती है, P3 होना चाहती है। इस तरीके से हमने यहाँ से P50 प्रोसेसेस ऐसी सिलेक्ट की है जो अभी एग्जीक्यूट होना चाहती है। तो कहीं ना कहीं ऑर्डर मेंटेन हो रहा है कि पहले P1 हुई, फिर P2 हुई, फिर P3 हुई। तो हमको जिस ऑर्डर में लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ने यहाँ से प्रोसेसेस को पिक किया था उसी ऑर्डर में हमको क्या करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। मतलब ये कि P1 को पहले अगर आपने यहाँ से सिलेक्ट किया रेडी क्यू के अंदर ले जाने के लिए तो आपको इसका एग्जीक्यूशन भी पहले करना पड़ेगा। तो इसीलिए इस एग्जीक्यूशन को यहाँ पर करने के लिए हम यहाँ पर बात करते हैं रेडी क्यू की। मतलब ये कि ये जो रेडी स्टेट होती है यहाँ पर एक क्यू मेंटेन होती है। उस क्यू के फॉर्म में जो प्रोसेसेस हमने सेलेक्ट की P1, P2 और P50 वो प्रोसेस एक क्यू के फॉर्म में मेंटेन होती है। मतलब कि जो प्रोसेस पहले सिलेक्ट होगी वो प्रोसेस क्या होगी, पहले एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो अब तो ये बात होगी अभी हमारी हार्ड डिस्क से रैम के अंदर हम किसको ले आए, प्रोसेसेस को लेके आ गए। अब देखो, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रेडी के अंदर। तो रेडी का काम ये होता है कि प्रोसेसेस को रेडी करना रन के लिए। मतलब अभी प्रोसेसेस एग्जीक्यूट नहीं हुई है, वो सारी के सारी प्रोसेसेस जो 50 प्रोसेस है अभी ये रेडी टू रन है। मतलब जैसे ही इनको CPU मिलेगा ये सारी की सारी प्रोसेस क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो अभी जब 50 प्रोसेस हमने सिलेक्ट की है ये रेडी टू रन है। मतलब जैसे ही इनको हम रनिंग में भेजेंगे ये सारी की सारी प्रोसेसेस क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। अब बात करते हैं एक नई स्टेट की, वो क्या है, रनिंग स्टेट। मतलब अब प्रोसेसेस हमारे रेडी टू रन हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इन प्रोसेसेस को CPU प्रोवाइड करेंगे और यहाँ से प्रोसेसेस को यहाँ पर लाने का काम जो करता है वो करता है आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ठीक है, रेडी से प्रोसेसेस को रनिंग में लाने का काम कौन करता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। और न्यू से रेडी के अंदर प्रोसेसेस को लाने का काम कौन करता है, आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। तो यहाँ से प्रोसेस अभी आएगी आपकी कहाँ, रनिंग स्टेट के अंदर। अब देखो यहाँ पर आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि क्या सर रनिंग स्टेट के अंदर ये सारी की सारी प्रोसेस जो रेडी क्यू के अंदर होगी वो एग्जीक्यूट होगी एक साथ। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको डिपेंड करता है किस पे, CPU के ऊपर। सर CPU पे कैसे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करेगा आपके सिस्टम के ऊपर। सिस्टम के ऊपर इन द सेंस ये कि आपका जो सिस्टम है वो यूनिकोर सिस्टम है या फिर वो मल्टीकोर सिस्टम है। यूनिकोर इन द सेंस मतलब कि आपके सिस्टम के अंदर सिंगल CPU लगा है या फिर मल्टीपल CPU लगे हुए, क्योंकि हर एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए एक CPU की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए अगर आपका सिंगल प्रोसेसर है, सिंगल CPU है, तो केवल एक प्रोसेस रेडी से रनिंग में आएगी। और आपका मल्टीपल प्रोसेसर है तो यहाँ से क्या होगा, मल्टीपल प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी कहाँ, रनिंग स्टेट के अंदर। तो अभी हम जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं वो बहुत पुराना सिस्टम है, या बोल सकते हैं कि बाबा आदम के ज़माने का सिस्टम है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यूनिकोर सिस्टम की। मतलब कि कोई एक प्रोसेस एक बार में ये रनिंग के अंदर एग्जीक्यूट हो सकती है। तो अब यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोसेसेस है। अब किस एक प्रोसेस को आपको एग्जीक्यूट करना है रनिंग के अंदर, ये भी तो सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये सिलेक्ट करने का काम करता है आपका डिस्पैचर। कौन करता है, डिस्पैचर। तो डिस्पैचर क्या करता है, रेडी के अंदर जो भी आपकी स्टेट्स है उन स्टेट्स में से जिस प्रोसेस को रनिंग के अंदर भेजना है, जिस प्रोसेस को CPU अलोकेट करना है, तो ये सिलेक्ट करने का काम कौन करता है, आपका डिस्पैचर।
मतलब डिस्पैचर उस पर्टिकुलर प्रोसेस को डिस्पैच करेगा फ्रॉम रेडी से रनिंग के अंदर, और डिस्पैचर एक और काम करता है, वो क्या करता है कि प्रोसेस को वापस रनिंग से रेडी के अंदर भी भेजता है। मतलब डिस्पैचर के कितने काम होगा, दो। एक तो प्रोसेस को डिस्पैच करेगा रेडी टू रन, और दूसरा वापस क्या कर सकता है, रनिंग से रेडी के अंदर भी प्रोसेस को क्या कर सकता है, डिस्पैच कर सकता है। सेकंड नंबर वाला केस हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं, अभी हम फर्स्ट केस की बात करते हैं। अब डिस्पैचर ने क्या किया, डिस्पैचर ने इस P1 वाली प्रोसेस को सिलेक्ट किया। P1 प्रोसेस अभी आ गई आपकी कहाँ, रनिंग स्टेट के अंदर, रैम के अंदर, और रैम के अंदर इसका एग्जीक्यूशन हो रहा है। मतलब P1 को क्या मिल गया, CPU वाला आउट हो गया, और P1 जो है अपना एग्जीक्यूशन यहाँ पर कंप्लीट कर रही है। ठीक है, P1 को किसी भी रिसोर्स की जरूरत नहीं है, किसी भी एड्रेसेस की जरूरत नहीं है, किसी भी इनपुट आउटपुट की जरूरत नहीं है, ऐसा हम अभी मान के चल रहे हैं। तो जब P1 को ऐसी किसी चीज़ की जरूरत नहीं है तो P1 क्या करेगी, अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगी और कहाँ चली जाएगी, टर्मिनेट स्टेट पे। तो P1 को अभी किसी भी रिसोर्स की ज़रूरत नहीं है, किसी भी एड्रेस की ज़रूरत नहीं है, तो P1 ने क्या किया, सिंपल अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया, और एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के बाद में वो कहाँ पर आ गई, टर्मिनेट स्टेट पे। तो ये P1 अभी आ गई आपकी कहाँ पर, टर्मिनेट स्टेट पे। क्या किया, कुछ नहीं किया, डिस्पैचर ने यहाँ से P1 को सिलेक्ट किया, P1 आई CPU के अंदर, P1 को किसी रिसोर्स की ज़रूरत नहीं है, तो उसने सिंपल अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया, और एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के बाद वो कहाँ पर आ गया, टर्मिनेट स्टेट पे। अब जैसे ही P1 टर्मिनेट स्टेट पे आएगा तो उसको यहाँ पर डीअलोकेशन करना पड़ेगा। सर किन चीज़ों का डीअलोकेशन करना पड़ेगा, एक तो रिसोर्स जो उसने एक्वायर किए थे, और कुछ एड्रेसेस जो उसने एक्वायर किए थे कहाँ पर, रेडी स्टेट के अंदर। तो जब भी कोई प्रोसेस एंटर होती है रेडी के अंदर तो उसको कुछ रिसोर्स मिलते हैं और कुछ ना कुछ एड्रेसेस मिलते हैं। तो जब कोई प्रोसेस टर्मिनेट होती है तो टर्मिनेशन के पहले उसको दोनों चीज़ों का क्या करना पड़ता है, बलिदान देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, रेडी के अंदर रैंडम एक्सेस मेमोरी की। मतलब कि हम यहाँ मेन मेमोरी की बात कर रहे हैं, और मेन मेमोरी क्या ही होती है, आपकी लिमिटेड होती है। इसलिए हमको वापस से रिसोर्सेस और एड्रेसेस को क्या करना पड़ेगा, एक्वायर करना पड़ेगा, ताकि इस मेन मेमोरी को हम क्या कर सके, यूटिलाइज कर सके। अब तो बात हो गई क्या, P1 एग्जीक्यूट हो गई कंप्लीटली, और P1 जो है वो इस सिस्टम से बाहर हो गई। ये तो था आपका सिंपल सा केस। अब हम इसमें नंबर ऑफ केसेस की बात करते हैं, तो ये था आपका फर्स्ट केस, जिसमें हमने सिंपली प्रोसेस को सिलेक्ट किया, प्रोसेस आई, उसको किसी रिसोर्स की जरूरत नहीं थी, इनपुट आउटपुट की जरूरत नहीं थी, उसने अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया और वो टर्मिनेट हो गई, वो सिस्टम के बाहर हो गई। अब तो बात करते हैं हम सेकंड नंबर वाले केस की। देखो सेकंड नंबर वाला केस ये बोलता है कि अब यहाँ से प्रोसेस डिस्पैचर ने सिलेक्ट की, कौन सी, P2 नाम की प्रोसेस को डिस्पैचर ने सिलेक्ट किया। इस P2 नाम की प्रोसेस को किसने सिलेक्ट किया, डिस्पैचर ने। अब P2 आपकी एग्जीक्यूट हो रही है CPU के अंदर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन न्यू स्टेट के अंदर एक स्टेट आई P51 नाम की, और P51 को लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ने सिलेक्ट किया न्यू से रेडी में। तो अभी रेडी क्यू के अंदर आपकी कौन प्रोसेस आ गई, P51। अब एक बात और ध्यान रखना है कि ये जो P51 प्रोसेस आई है, तो ये मान के चलो कि ये प्रोसेस जो है वो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है। ठीक है, तो रेडी के अंदर जो प्रोसेस आई है P51 वो क्या है, एक हाई प्रायोरिटी वाली प्रोसेस है। और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आज के बाद ये मान के चलना है कि जब भी हाई प्रायोरिटी वाली प्रोसेस आती है, मतलब ये सबसे ज़्यादा इमरजेंसी वाला केस है। मतलब ये कि ये मान के चलो कि भैया ये प्रधानमंत्री है, इसके ऊपर हमको कंप्लीटली ध्यान देना है। तो अभी P51 आई है, तो प्रधानमंत्री अभी आपके कौन है, P51। अभी प्रोसेस एग्जीक्यूट कौन हो रही है, P2। तो CPU को जैसे ही पता चलेगा कि प्रधानमंत्री आए हैं, मतलब कि हाई प्रायोरिटी वाली कोई प्रोसेस आई है, तो वो क्या करेगा, इस प्रोसेस को प्रिम्प्ट करेगा और वापस कहाँ भेज देगा, रेडी क्यू के अंदर। तो P2 को हम वापस भेज देंगे कहाँ, रेडी क्यू के अंदर, और CPU बोलेगा कि प्रधानमंत्री जी आप आइए और अब रन होइए। तो P51 प्रोसेस अभी क्या होगी, रन होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई हाई प्रायोरिटी वाली प्रोसेस आती है तो CPU क्या करता है, बिल्कुल उस प्रोसेस को प्रिम्प्ट कर देता है, और प्रिम्प्ट करने के बाद में उस प्रोसेस को वापस कहाँ भेज देता है, रेडी क्यू के अंदर। तो देखो यहाँ पर भी काम आपका कौन करता है, डिस्पैचर। उस पर्टिकुलर प्रोसेस P2 को डिस्पैचर ने रनिंग से सिलेक्ट किया और वापस कहाँ पर लेके आ गया, रेडी के अंदर। अब इसके बाद में जब भी P2 का टर्म आएगा, P2 वापस रनिंग के अंदर आएगी और अपना एग्जीक्यूशन को क्या करेगी, कंप्लीट करेगी। तो ये तो थी एक केस जहाँ पर हमने बात करी हाई प्रायोरिटी वाली प्रोसेस की। सेकंड नंबर एक केस और होता है जहाँ पर डिस्पैचर रनिंग से वापस रेडी में प्रोसेस को लेके आता है, वो होता है टाइम क्वांटम।
तो टाइम क्वांटम की बात आपने करी होगी जब आपने देखा होगा कि आपने राउंड रोबिन एल्गोरिथम्स की बात की होगी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के अंदर। तो राउंड रोबिन के अंदर क्या होता है, राउंड रोबिन के अंदर हम हर एक प्रोसेस को रेडी क्यू के अंदर टाइम क्वांटम प्रोवाइड कर देते हैं और उस टाइम क्वांटम में उस प्रोसेस को क्या होना पड़ता है, एग्जीक्यूट होना पड़ता है। अगर वो प्रोसेस रनिंग के अंदर आ गई और उस रनिंग में उसका टाइम क्वांटम खत्म हो गया तो उस प्रोसेस को वापस प्रिम्प्ट होना पड़ेगा और रेडी क्यू के अंदर आना पड़ेगा। तो ये दो चीजें हैं जो डिस्पैचर को मजबूर करती है कि प्रोसेस को वो क्या करे, प्रिम्प्ट करे फ्रॉम रनिंग टू रेडी। एक कौन सी, हाई प्रायोरिटी वाली प्रोसेस, और दूसरा कौन सा, टाइम क्वांटम। तो अगर इन दोनों में से कोई एक भी केस होता है तो डिस्पैचर क्या करता है, प्रोसेस को यहाँ से प्रिम्प्ट करता है, कहाँ से, रनिंग से, और वापस कहाँ पर लेके जाता है, रेडी के अंदर। और उसके बाद में जब भी उस प्रोसेस का टर्म आता है रेडी के अंदर तो प्रोसेस वापस क्या होती है, एग्जीक्यूट होती है। तो ये था डिस्पैचर का काम फ्रॉम रनिंग टू रेडी, और ये था हमारा सेकंड नंबर वाला केस। तो अब हम बात करते हैं वापस थर्ड नंबर वाले केस की। तो थर्ड नंबर वाले केस में हम वापस आते हैं कि यहाँ पर हमारा P2 जो है वो रनिंग में अभी एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब CPU में अभी कौन है, P2 प्रोसेस है। अब P2 जब एग्जीक्यूट हो रही है तो P2 ने अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करते करते ये नोटिस किया कि मुझे इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट है। इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट है मतलब ये कि P2 ने सोचा कि मुझे एक फाइल को रीड करना है, ठीक है। जब P2 का एग्जीक्यूशन चल रहा है तो P2 ने नोटिस किया कि मेरा एग्जीक्यूशन तभी कंप्लीट हो सकता है जब मैं किसी फाइल को क्या करूं, रीड करूं। मतलब कि P2 ने रिक्वेस्ट करी किसकी, इनपुट आउटपुट की। अब देखो यहाँ हम ऐसा तो नहीं कर सकते हैं कि हम P2 को बोले कि भैया आप जाओ, आपको जो भी रिक्वेस्ट फुलफिल करना है आप वो करो और उसके बाद में आप वापस आके अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर सकते हैं और हम रुके हुए हैं, आप जाके आइए जब तक हम रुकते हैं। तो ऐसा हम बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि अभी P2 कहाँ एग्जीक्यूट हो रहा है, CPU के अंदर। और आप सभी को पता है कि कंप्यूटर की सबसे व्यस्त चीज क्या होती है, CPU। मतलब वो 1 मिलीसेकंड, नैनोसेकंड टाइम के लिए भी वो फ्री नहीं रहता है, आइडल नहीं रहता है, वो कंप्लीटली रनिंग प्रोसेस में रहता है। तो सर ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में अगर किसी प्रोसेस को CPU के अंदर जब वो एग्जीक्यूट हो रही है और उसको किसी इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट है तो हम उस प्रोसेस को भेज देते हैं कहाँ पर, वेट एंड ब्लॉक स्टेट के अंदर। तो वेट एंड ब्लॉक के अंदर उस प्रोसेस को हम ये बोलते हैं कि आपको जितनी देर भी वेट करना है इनपुट आउटपुट का आप करिए, और जब भी आपका इनपुट आउटपुट कंप्लीट हो जाए आप वापस से कहाँ पर जाइए, रेडी के अंदर। मतलब जब आपका इनपुट आउटपुट कंप्लीट हो आप सीधे कहाँ जा सकते हैं, रेडी के अंदर। मतलब प्रोसेस को हमने प्रिंट किया, P2 से कहाँ पर लेके आए, वेट के अंदर, और वेट से हम वापस उस प्रोसेस को कहाँ पर लेके गए, रेडी क्यू के अंदर। ध्यान रखना है कि वेट एंड ब्लॉक भी एक तरीके की आपकी क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब मेन मेमोरी होती है जिसका साइज भी क्या होता है, लिमिटेड होता है। अब अगर आप में से किसी के माइंड में ये चीज़ आ रही हो कि सर वेट एंड ब्लॉक से हम सीधे जो है इसको रनिंग पे क्यों नहीं लेके जा रहे हैं, तो अगर ऐसा आप करोगे तो ये क्यू को मेंटेन करने का काम ही क्या होगा, फिर ये क्यू मेंटेन ही नहीं होगी और प्रोसेस यहाँ से वापस आएगी, यहाँ से यहाँ चली जाएगी, तो क्यू का जो काम होगा ये क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, जब किसी प्रोसेस को हम एबनॉर्मली टर्मिनेट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम वापस कहाँ पर भेजते हैं, रेडी क्यू के अंदर, कि अब नेक्स्ट टाइम जब भी आपका टर्म आएगा तब आपको एग्जीक्यूट होना है। जैसे P2 ने अभी अपना जो अपना एग्जीक्यूशन है वो कंप्लीट नहीं किया है, उसको एग्जीक्यूशन के लिए किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए हमने इसको क्या किया, एबनॉर्मली टर्मिनेट कर दिया, मतलब कि उस प्रोसेस को प्रिम्प्ट कर दिया। और प्रिम्प्ट करने के बाद हम प्रोसेस को यहाँ पर लेके आए, और जब भी कोई प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर प्रिम्प्ट होती है तो आपको ये ध्यान रखना है कि उस प्रोसेस को फिर वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा, कहाँ से, रेडी क्यू से। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। ये था आपका थर्ड नंबर वाला केस जहाँ पर हमने देखा कि जब भी किसी प्रोसेस को इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट होगी तो हम उसको कहाँ भेज देंगे, वेट एंड ब्लॉक के अंदर, और जैसे ही उसका इनपुट आउटपुट कंप्लीट होगा उस प्रोसेस को हम वापस कहाँ पर भेज देंगे, रेडी क्यू के अंदर। अब हम बात करते हैं फोर्थ नंबर वाले केस की। देखो फोर्थ नंबर वाला केस ये बोलता है कि सपोज अभी आपकी P2 कहाँ पर आ गई, वेट एंड ब्लॉक के अंदर। तो जो प्रोसेस पहले प्रिंट होगी उस प्रोसेस की इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट पहले फुलफिल होगी और वो प्रोसेस पहले रेडी क्यू के अंदर जाएगी। मतलब यहाँ पर भी एक आपको क्या करना पड़ेगा, वेट एंड ब्लॉक के अंदर एक क्यू को मेंटेन करना पड़ेगा। अब P2 आई, P2 कहाँ पर आ गई, अभी वेट एंड ब्लॉक स्टेट के अंदर। अब डिस्पैचर ने एक प्रोसेस को सिलेक्ट किया यहाँ से, वो है P3 अभी रन हो रहा है कहाँ पर, CPU के अंदर, और P3 को भी क्या है, इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट है। तो P3 को भी हमने क्या बोला कि भैया आप भी कहाँ पर आ जाओ, वेट एंड ब्लॉक के अंदर, और अपने इनपुट आउटपुट को आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर बैठ के फुलफिल कर सकते हो। उसी तरीके से डिस्पैचर ने एक प्रोसेस को सिलेक्ट किया P4 को भी हमने कहाँ भेज दिया, वेट एंड ब्लॉक के अंदर। और इस तरीके से नंबर ऑफ प्रोसेसेस को हमने कहाँ भेज दिया, वेट एंड ब्लॉक के अंदर। और जब यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोसेसेस को हमने भेजा तो आप ये मान के चलो कि सपोज यहाँ पर एक ऐसी कंडीशन आई जहाँ पर वेट एंड ब्लॉक का जो साइज था वो क्या हो गया, फुल हो गया। मतलब आप अब यहाँ पर किसी प्रोसेस को यहाँ पर एंटर नहीं कर सकते।
मतलब इसका जो साइज़ है वो क्या हो गया, फुल हो गया। अब जब इसका साइज़ यहाँ से फुल हुआ तो कोई और नई प्रोसेस आई, सपोज P51 नाम की, ये मान के चलो कि P51 नाम की कोई प्रोसेस आई और उसने भी क्या बोला कि मुझे भी इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट है, और उस CPU ने ये बोला कि अगर आपको इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट है तो आप क्या करो, वेट एंड ब्लॉक स्टेट में जाओ और वहाँ पर आप इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट को फुलफिल कर सकते हो। तो जैसे ही CPU ने वेट एंड ब्लॉक में इसको भेजने की कोशिश करी तो भैया वेट एंड ब्लॉक स्टेट ने बोला कि मेरा जो साइज़ है वो क्या हो गया है, फुल हो गया है, अब यहाँ पर कोई और प्रोसेस नहीं आ सकती। तो ऐसी कंडीशन में आपका जो ब्लॉक डायग्राम रहेगा वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, मतलब अभी आगे काम ही नहीं करेगा। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए एक हम नई स्टेट जो है उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको हम बोलते हैं सस्पेंड वेट स्टेट। तो एक नई स्टेट यहाँ पर क्रिएट होगी जिसको हम क्या बोलते हैं, सस्पेंड वेट। और सस्पेंड वेट का काम ये रहेगा कि अगर वेट एंड ब्लॉक का साइज फुल होता है तो हम प्रोसेसेस को यहाँ से इस वाली स्टेट के अंदर स्वेप आउट करेंगे, या बोल सकते हैं सस्पेंड करेंगे। कहाँ पर, सस्पेंड वेट के अंदर। और ये ध्यान रखना है कि सस्पेंड वेट एक तरीके की आपकी क्या होती है, हार्ड डिस्क होती है। तो इसके साइज का आपको कोई इशू नहीं है, आप जितनी भी प्रोसेसेस हार्ड डिस्क में भेज सकते हो उतनी भेज सकते हैं। और ध्यान रखना है कि जैसे ही यहाँ से प्रोसेस आप भेज रहे हो सस्पेंड वेट के अंदर, और जैसे ही वेट और ब्लॉक का साइज अगर यहाँ पर फ्री होता है तो यहाँ से हम वापस प्रोसेसेस को क्या करेंगे, स्वैप इन करेंगे, या बोल सकते हो आप रेज्यूम करेंगे। बात समझ में आई कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर वेट एंड ब्लॉक का साइज अगर आपका फुल हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में यहाँ से हम कुछ प्रोसेसेस को सस्पेंड करेंगे। कहाँ, सस्पेंड वेट वाली जो आपकी स्टेट है वहाँ पर, और यहाँ से हम वापस जब ये वेट एंड ब्लॉक का साइज फ्री होगा तो हम यहाँ से वापस प्रोसेसेस को क्या करेंगे, स्वैप इन करेंगे, बोल सकते हैं वापस प्रोसेसेस को रेज्यूम करेंगे। तो जिस ऑर्डर में सस्पेंड यहाँ से आप करोगे उसी ऑर्डर में आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, रेज्यूम करना पड़ेगा। और ये सस्पेंड और रेज्यूम करने का काम आपका यहाँ पर करता है कौन, मीडियम टर्म शेड्यूलर। तो मीडियम टर्म शेड्यूलर का काम क्या है, जब भी रैम का साइज फुल हो जाता है तो ऐसे केसेस में यहाँ से प्रोसेसेस को स्वेप आउट करना, कहाँ पर, हार्ड डिस्क के अंदर, और जैसे ही रैम का साइज फ्री होता है आगे जाने के बाद तो वापस प्रोसेसेस को रिज्यूम करना हार्ड डिस्क से रैम में। ये किसका काम होता है, मीडियम टर्म शेड्यूलर का। ये आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है और ये आपका क्या है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है। तो ये था आपका 4th नंबर वाला केस। अब हम यहाँ पर बात करते हैं 5th नंबर वाले केस की। 5th नंबर वाला केस ये बोलता है कि जो कंडीशन यहाँ पर बन रही है, वेट एंड ब्लॉक एक तरीके की रैंडम एक्सेस मेमोरी है, सेम एज रेडी भी क्या एक तरीके की रैंडम एक्सेस मेमोरी है, और यहाँ पर भी क्या कर रहा है, जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस को लेके आ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक कंडीशन तो ऐसी आ सकती है सर जहाँ पर ये रेडी जो है उसका साइज भी क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा। तो बिल्कुल ये कंडीशन यहाँ पर आ सकती है, और अगर ऐसी कंडीशन यहाँ पर आती है तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, प्रोसेसेस को सस्पेंड करेंगे, या बोल सकते हैं स्वेप आउट करेंगे, और एक नई स्टेट में भेजेंगे जिसका नाम है सस्पेंड रेडी। तो ये जो सस्पेंड रेडी होगी ये भी एक तरीके की क्या होगी, आपकी हार्ड डिस्क होगी, और हार्ड डिस्क के अंदर आपको पता है कि जितने भी हम प्रोसेसेस यहाँ पर भेजेंगे साइज का कोई भी इशू हमको नहीं होने वाला है। तो सस्पेंड करेंगे प्रोसेसेस को रेडी से, कहाँ पर, सस्पेंड रेडी के अंदर, और जैसे ही रेडी का साइज फ्री होगा आगे जाने के बाद हम यहाँ से वापस प्रोसेसेस को क्या करेंगे, स्वैप इन करेंगे, या बोल सकते हैं रेज्यूम करेंगे। बिल्कुल सेम काम यहाँ पे हुआ है। रेडी जो एक तरीके की रैम मेमोरी है तो वहाँ पर भी क्या हो सकता है, आगे जाने के बाद में एक कंडीशन ऐसी आ सकती है जहाँ पर क्या हो सकता है कि रेडी का जो साइज होगा वो क्या हो सकता है, फुल हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए अगर रेडी का साइज फुल होता है तो रेडी से हम कुछ प्रोसेसेस को कहाँ भेजेंगे, सस्पेंड रेडी वाली स्टेट के अंदर जो कि हार्ड डिस्क का पार्ट होगा, और जब ये रेडी का साइज आगे जाने के बाद कभी फ्री होगा तो हम यहाँ से क्या करेंगे, वापस प्रोसेसेस को वापस स्वैप इन करेंगे, या बोल सकते हैं रेज्यूम करेंगे। तो ये था आपका 5th नंबर वाला केस। और आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि जो काम यहाँ पर मीडियम टर्म शेड्यूलर कर रहा है वही काम यहाँ पर भी कौन करेगा, मीडियम टर्म शेड्यूलर। तो मीडियम टर्म शेड्यूलर का काम यहाँ पर भी क्या रहेगा, सेम ही रहने वाला है। वो क्या कि जब भी रैम का साइज फुल होगा तो हम क्या करेंगे, प्रोसेसेस को स्वेप आउट करेंगे, कहाँ, हार्ड डिस्क के अंदर, और जैसे ही आपका रैम खाली होगा आगे जाने के बाद हम वापस से हार्ड डिस्क से प्रोसेस को क्या करेंगे, रेज्यूम करेंगे, कहाँ पर, वापस रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर। तो ये था आपका मीडियम टर्म शेड्यूलर, और ये था 5th नंबर वाला केस। अब बात करते हैं 6th नंबर वाले केस की। अब देखो ये केसेस इसलिए बता रहा हूं क्योंकि केसेस से आपको ध्यान रहेगा कि इस एक डायग्राम के अंदर कितने पॉसिबल केसेस हो सकते हैं और इस डायग्राम को आप किस तरीके से याद रख सकते हैं। तो अभी तक हमने देखा 5th नंबर वाला केस, अब देखते हैं 6th नंबर वाला केस। 6th नंबर वाला केस ये बोलता है कि सपोज आपका जो वेट एंड ब्लॉक का जो साइज है वो फ्री ही नहीं हो रहा है। मतलब ये कि रेडी से प्रोसेस आ रही है, रनिंग के अंदर नंबर ऑफ प्रोसेसेस आती जा रही है, और यहाँ से नंबर ऑफ प्रोसेसेस इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट कर रही है। जब इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट करेगी तो जो CPU है वो प्रोसेसेस को कहाँ भेज देगा, इस वेट एंड ब्लॉक के अंदर।
अब इस साइज, इसका जो साइज है वो फ्री ही नहीं हो रहा है और यहाँ से हम कुछ प्रोसेस इसको कहाँ भेज रहे हैं, सस्पेंड एंड वेट के अंदर। तो जब सस्पेंड वेट के अंदर बहुत सी प्रोसेस ऐसी होगी जो इनपुट आउटपुट कंप्लीट करने के बाद बहुत टाइम से वेट कर रही होगी, किसका, सीपीयू का, मतलब वो रनिंग स्टेट में जाने के लिए वेट कर रही होगी, कहाँ, यहाँ से यहाँ के लिए। तो जब वो यहाँ पर अपना इनपुट आउटपुट कंप्लीट कर लेगी और वो बार बार क्या करेगी, इस यहाँ पर आने का वेट करेगी, क्योंकि यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको रेडी में भेजेंगे। तो जब प्रोसेस यहाँ से यहाँ पर आने का वेट करेगी, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, साइज फ्री ही नहीं है किसका, वेट एंड ब्लॉक का, क्योंकि यहाँ पर तो नंबर ऑफ प्रोसेस आ रही है और नंबर ऑफ प्रोसेस को हम कहाँ भेज रहे हैं, सस्पेंड वेट के अंदर। तो यहाँ से जब प्रोसेस यहाँ पर आने का वेट करेगी तो इसका साइज क्या होगा, फ्री ही नहीं मिलेगा। तो ऐसे केस में फिर आपका ब्लॉक डायग्राम क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। फिर क्या करेंगे सर, तो अगर ऐसे केसेस में आपको इस तरीके की कोई प्रॉब्लम देखने को मिलेगी जहां पर आप किसी प्रोसेसेस को सस्पेंड वेट से आप वेट एंड ब्लॉक स्टेट में भेजोगे और अगर वेट एंड ब्लॉक का साइज आपको फ्री नहीं मिल रहा है, तो ऐसे केसेस में हम यहाँ से जो प्रोसेस है उनको कहाँ भेज देंगे, सस्पेंड रेडी के अंदर। तो अगर सस्पेंड वेट के अंदर आपका आईओ कंप्लीट होता है तो आप प्रोसेसेस को कहाँ भेज सकते हो, सस्पेंड रेडी के अंदर। और सस्पेंड रेडी से जैसे ही रेडी क्यू खाली होगी, हम यहाँ से प्रोसेस को कहाँ भेज देंगे, रेडी क्यू के अंदर। तो देखो हुआ यही है कि प्रोसेस यहाँ से भी कहाँ जाती है, रेडी के अंदर, और प्रोसेस यहाँ से भी कहीं जा रही है, रेडी के अंदर। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ से ये हो रहा है कि अगर इसका साइज फ्री नहीं होता तो इस केस में हम इन प्रोसेस को यहाँ से भी कहाँ भेज सकते हैं, रेडी क्यू के अंदर, ताकि यहाँ पर प्रोसेसेस को बहुत ज़्यादा देर तक वेट ना करना पड़े। तो ये था हमारा 6 नंबर वाला केस। और ये जो डायग्राम बना हुआ है ये आपका है कंप्लीट डायग्राम किसका, प्रोसेस स्टेट का, जहां पर न्यू स्टेट, रेडी स्टेट, रनिंग स्टेट, टर्मिनेट स्टेट, वेट एंड ब्लॉक स्टेट आपकी मैंडेटरी है, मतलब कि इनके बिना काम नहीं चलेगा। और 2 स्टेट जो है वो सस्पेंड वेट एंड सस्पेंड रेडी, ये दोनों जो है वो एडिशनल स्टेट्स हैं जिनको हमने बाद में ऐड करी है। तो ये था आपका प्रोसेस स्टेट डायग्राम। अब देखो यहाँ पर मैं बात करता हूँ कुछ शेड्यूलर के बारे में। तो शेड्यूलर की अगर हम बात करें तो हमने कौन कौन से शेड्यूलर देखे, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और एक देखा हमने क्या, मीडियम टर्म शेड्यूलर। तो शेड्यूलर सर, सबसे पहले तो ये बताओ सर शेड्यूलर होता क्या है। तो देखो शेड्यूलर की अगर सिंपल टर्म्स में आपको डेफिनेशन बताने की कोशिश करूं तो आपको ये ध्यान रखना है कि शेड्यूलर मतलब कि किसी प्रोसेस की स्टेट को चेंज करना एक जगह से दूसरी जगह पे। बात समझ में आ रही है, क्या बोला मैंने, किसी प्रोसेस की स्टेट को चेंज करना एक स्टेट से दूसरी स्टेट में या एक जगह से दूसरी जगह पे। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या कर रहा है, किसी प्रोसेस की स्टेट को चेंज कर रहा है न्यू से रेडी में। बात समझ में आई। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या कर रहा है, किसी प्रोसेस की स्टेट को चेंज कर रहा है रेडी से रनिंग में। मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या कर रहा है, किसी प्रोसेस की स्टेट को चेंज कर रहा है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में। यहाँ पर भी क्या कर रहा है मीडियम टर्म शेड्यूलर, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में प्रोसेस को क्या कर रहा है, वो स्टेट को चेंज कर रहा है। तो आप देखो कि शेड्यूलर का काम क्या होता है कि प्रोसेस की स्टेट को चेंज करना। अब लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का जो काम है वो क्या कर रहा है, वो न्यू से रेडी में प्रोसेसेस को लेके आ रहा है। और जब लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की बात होती है तो यहाँ पर हम बात करते हैं डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, जैसा कि मैंने आपको अभी इसके पहले बताया। और यहीं पर हम बात करते हैं जॉब पूल की। सर जॉब पूल क्या होता है, जॉब पूल मतलब ये होता है कि सिस्टम की सारी प्रोसेसेस को कंटेन करना। तो न्यू स्टेट क्या कर रही है, इसके पहले हमने देखा था कि वो सिस्टम की सारी प्रोसेसेस को क्या कर रही है, कंटेन कर रही है। और इसलिए मैंने वहां पर आपसे बात करी थी कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग की, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसेस को लेके आना है किसको, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को। इसलिए इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो मैच करती है सिस्टम फ्रीक्वेंसी से। क्यों सिस्टम फ्रीक्वेंसी से मैच कर रही है, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इसकी जॉब पूल की। और जॉब पूल मतलब ये होता है कि सिस्टम की सारी प्रोसेसेस को क्या करना, कंटेन करना। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सिस्टम से मैच करती है। ये होता है आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। अब बात करते हैं हम शॉर्ट टर्म शेड्यूलर की। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का जो काम होता है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। सर वो क्यों, क्योंकि देखो आपने पढ़ा होगा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के अंदर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम, या फिर आपने देखा होगा डिस्पैचर लेटेंसी। तो सर ये क्या होता है, तो देखो जब भी कोई प्रोसेस रेडी से रनिंग में जाती है या फिर रनिंग से रेडी में आती है तो वो 2 चीजों पे डिपेंड करती है कि प्रोसेस प्रीएम्प्टिव है या फिर प्रोसेस नॉन प्रीएम्प्टिव है। तो सर प्रीएम्प्टिव क्या होता है, सर नॉन प्रीएम्प्टिव क्या होता है। तो जैसा कि हमने एक केस देखा था कि हमारी P2 एग्जीक्यूट हो रही थी कहाँ पर, रनिंग स्टेट के अंदर, और P51 हाई प्रायोरिटी वाली प्रोसेस आई और हाई प्रायोरिटी वाली प्रोसेस ने क्या किया, उस प्रोसेस को प्रिम्प्ट कर दिया और वापस कहाँ भेज दिया था, रेडी क्यू के अंदर। तो अगर प्रोसेस प्रीएम्प्टिव है इट मीन्स कि आप उस प्रोसेस को एबनॉर्मली टर्मिनेट कर सकते हो कहाँ, CPU से, और वापस कहाँ भेज सकते हो, रेडी क्यू के अंदर। अगर आपकी प्रोसेस नॉन प्रीएम्प्टिव है, सपोज उस केस में P2 अगर नॉन प्रीएम्प्टिव होती तो कोई हाई प्रायोरिटी वाली प्रोसेस उस प्रोसेस को प्रिम्प्ट नहीं कर सकती। मतलब ये कि अगर आपकी प्रोसेस नॉन प्रीएम्प्टिव है और अगर वो एक बार CPU के अंदर पहुंच गई तो वो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगी, उसके बाद ही वो वहां से निकलेगी। मतलब आप उस प्रोसेस को एबनॉर्मली टर्मिनेट नहीं कर सकते।
और ये जो प्रोसेस को प्रिंट करने में जो टाइम लग रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम। मतलब कि जो डिस्पैचर को रेडी से रनिंग में प्रोसेस को लेके जाने में लग रहा टाइम और रनिंग से वापस रेडी में लाने में जो टाइमिंग लग रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम। और आपने पढ़ा ही होगा कि जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स होते हैं हमारे, वो कंप्लीटली डिपेंड करते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम के ऊपर। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। और इसी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम का एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं डिस्पैचर लेटेंसी, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम के कारण जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है उसकी फ्रीक्वेंसी को हमको बहुत ज़्यादा हाई रखना होता है, क्योंकि हमको यहाँ पर प्रोसेसेस को प्रीएम्प्टिव या नॉन प्रीएम्प्टिव के कारण बार बार कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करना पड़ेगी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, इसलिए शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का जो काम होता है वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मीडियम टर्म शेड्यूलर। तो सर मीडियम टर्म शेड्यूलर का काम क्या है? मीडियम टर्म शेड्यूलर का काम बिल्कुल आपको दिख रहा होगा, अभी दिखाने की कोशिश करता हूँ। वो क्या करता है, मेन मेमोरी को मैनेज करता है, सिंपल सा फंडा है और कुछ नहीं है। देखो ये जो वेट एंड ब्लॉक है वो एक तरीके की क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। मतलब क्या है, आपकी क्या है वो प्राइमरी मेमोरी हम बोल सकते हैं एक तरीके की, क्या है वो। तो जो वेट एंड ब्लॉक है एक तरीके की है रैंडम एक्सेस मेमोरी है, मतलब कि वो क्या है आपकी मेन मेमोरी है। और मेन मेमोरी के फुल होने पर हम यहाँ से कुछ प्रोसेसेस को कहाँ भेज रहे हैं, हार्ड डिस्क के अंदर। और जैसे ही आपकी मेन मेमोरी आपकी वापस से कभी फ्री होगी तो हम वापस हार्ड डिस्क से प्रोसेसेस को कहाँ भेजेंगे, मेन मेमोरी के अंदर। मतलब कि इस मेन मेमोरी को यूटिलाइज करने का काम करता है कौन, मीडियम टर्म शेड्यूलर। सेम केस आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा, रेडी एक तरीके की क्या है, मेन मेमोरी है। और इस मेन मेमोरी को मैनेज करने के लिए हम यहाँ से कुछ प्रोसेसेस को कहाँ भेज रहे हैं, हार्ड डिस्क के अंदर। और हार्ड डिस्क से वापस प्रोसेसेस को कहाँ भेज रहे हैं, वापस रैम के अंदर। तो ये मेन मेमोरी को मैनेज करने का जो काम होता है ये कंप्लीटली किस पे डिपेंड करता है, आपके मीडियम टर्म शेड्यूलर पे। तो ये तीनों शेड्यूलर्स की हमने बात की, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और मीडियम टर्म शेड्यूलर। एक चीज और आपको ध्यान रखना है, डिस्पैचर। डिस्पैचर क्या करता है, पर्टिकुलर प्रोसेस को डिस्पैच करता है फ्रॉम रेडी टू रनिंग। और रनिंग से वापस रेडी में कब लेके आएगा, जब हम किसी प्रोसेस को क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, या फिर जब कोई हाई प्रायोरिटी वाली प्रोसेस आएगी, या फिर जब किसी प्रोसेस का टाइम क्वांटम खत्म हो जाएगा उस केस में। तो इस पूरे वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने सारी की सारी चीज़ों को हमने कवर करने की कोशिश की है। अगर इसमें कोई चीज़ मिस हो जाती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।